हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज फाइनली वो समय आ चुका है कि जिस दिन आप लोग का बहुत ज्यादा आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, जिस दिन का वो आ चुका है फाइनली, यानी कि 10th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट का आखिरी वीडियो आज बनने जा रहा है, जो कि है लास्ट चैप्टर ऑफ साइंस 1, जिसका नाम है स्पेस मिशन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ्स 1 मैथ्स 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब दूसरा बार भी पढ़ा के कंप्लीट हो चुका है। पहली बार तो ऑलरेडी कंप्लीटेड था डिजिटल बोर्ड के साथ, दूसरी बार भी कंप्लीट हो गया। साइंस पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है, साइंस पार्ट 1 भी आज के दिन कंप्लीट होने जा रहा है। तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे कि लगातार पिछले 3 साल से आपके लिए हम पढ़ा रहे हैं और आपको पूरा का पूरा चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक चैप्टर को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि हर बच्चे का जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आइए शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की भी, जिसका नाम है स्पेस मिशन। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हम लोग को? स्पेस के बारे में, स्पेस मिशन के बारे में, एयरक्राफ्ट के बारे में, यानी कि जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, जो सैटेलाइट्स होते हैं, उनके बारे में बहुत सारी चीजें थियोरेटिकल में पढ़ना है। तो शुरुआत करेंगे वीडियो की, लेकिन सबसे पहले अगेन इंस्टाग्राम पे अगर आप तक मुझे आप फॉलो नहीं करते हो, जरूर से फॉलो कर लेना। दिस इज द आईडी एंड डायरेक्टली सर्च करना है। JR ट्यूटोरियल्स का भी हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसको भी जाके फॉलो कर लेना। उसमें डेली बेसिस पे रील्स अपलोड होते हैं। साथ ही में JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन है, जरूर से डाउनलोड कर लेना और काफी ज्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट क्विजेस आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज आ रहे हैं और वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, शुरुआत करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं स्पेस मिशन होता क्या है। देखो, ये चैप्टर में जैसे मैंने बोला कि हम बात करेंगे स्पेस मिशन की, और ये पूरा अच्छी तरीके से मैं आपको एक ही वीडियो में करा रहा हूं, मतलब मैं लेक्चर्स नहीं ले रहा हूं। आप जानते हैं कि आज जो तारीख है वो लास्ट तारीख है, और लगभग 1 से 2 दिन के अंदर आपको आपके LMR सीरीज यानी रिवीजन वीडियोस भी देखने मिल जाएंगे 10th स्टैंडर्ड के, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये वीडियो को आप एंड तक देख लेना, वन फ्लो में, एक तरीके से बोल सकते हो वन शॉट में ये पूरा चैप्टर हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पेस मिशन होता क्या है। जैसे मैंने बोला कि स्पेस मिशन एक ऐसा मिशन है, ठीक है, जो स्पेस में हम लोग करते हैं। अब नॉर्मली हम लोग करते हैं, इसका मतलब क्या है कि कौन करेगा? ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी एस्ट्रोनॉट्स, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग इन द स्पेस डिपार्टमेंट। ठीक है, यू नो दैट नासा, आपने इस चीज का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन स्पेस एसोसिएशन, नासा, दैट स्टैंड्स फॉर अमेरिका में जो स्पेस एजेंसी है, ठीक है, जो कि स्पेस में होने वाले गतिविधियों के ऊपर नजर रखता है। जैसे कि आपको पता चलता है कि मार्स में भी लाइफ है। हम लोग बोलते हैं ना कि जब पृथ्वी खत्म हो जाएगी अर्थ के बाद, ठीक है, और जब खत्म हो गई तो अर्थ के बाद हम कहां जा सकते हैं? हम मार्स में जा सकते हैं। मून पे पानी पाया गया है, ठीक है, ये कैसे पता चला? इस प्रकार से हमारा अर्थ सन के चक्कर काटता है, वो कैसे पता चला? जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पेस रिसर्च। और ये स्पेस रिसर्च करने के लिए कौन जिम्मेदार है? नासा, वन ऑफ द स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड, नॉर्थ अमेरिका में है। वैसे ही यूएसएसआर की भी, मतलब जो उस टाइम पे जो सोवियत नेशन था यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत यूनियन जिसको हम लोग बोलते थे, जिसमें रशिया एक बहुत बड़ा देश होता था और साथ में कई सारे देश होते थे। जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे, मतलब आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द रशियन फेडरेशन के पहले ये यूएसएसआर हुआ करता था। ठीक है, तो उसमें भी कई सारी क्या थी? स्पेस एजेंसी थी। और हमारे इंडिया का अपना खुद का एक स्पेस एजेंसी है, जिसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं इसरो। ठीक है, चंद्रयान मिशन, मिशन मंगल, ये सभी चीज हमारे इंडिया से लॉन्च हुए हैं। तो ये जो चीजें हो रही है, ये क्या है? ये एक तरीके से मिशन है। ये एक तरीके का क्या है? मिशन है। जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो एक प्रोजेक्ट के रूप में करते हैं। बचपन में हम लोग को बोला जाता है कि आप कुछ क्ले का कुछ बना के लाओ, तो हमारे लिए वो प्रोजेक्ट होता है। मिट्टी का बना के लाओ, क्ले का बना के लाओ, पुट्ठे का बना के लाओ, चार्ट पेपर पे कुछ बना के लाओ। इंजीनियरिंग जब 10th पास करके 12th पास करके इंजीनियरिंग में जब जाते हैं तो लोहे का कुछ बनाने बोलते हैं। जैसे मैं जब इंजीनियरिंग में था तो मैंने कार बनाई थी, मैंने रोबोट बनाया था, कई सारी चीज बनाई थी। मैंने इंस्टाग्राम पे डाल रखा है, देखो जाके, मेरा इंस्टाग्राम पर्सनल आईडी पे जाओगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट चेंज होने लगते हैं। तो उसी प्रकार हमारा जो देश है या फिर पूरा वर्ल्ड जो है, इसको हमको ये जानना पड़ेगा ना कि यार ये पृथ्वी के बाहर भी कौन सी दुनिया है। कि क्या सिर्फ एकमात्र पृथ्वी है, अर्थ ही है पूरे सोलर सिस्टम में? नहीं, देयर आर सो मेनी प्लैनेट्स। हमने देखा कि यार 9 प्लैनेट थे, नेपच्यून डिस्ट्रॉय हो गया, 8 प्लैनेट है। ठीक है, सॉरी, प्लूटो डिस्ट्रॉय हुआ, नेपच्यून तक है। ठीक है, प्लूटो डिस्ट्रॉय हुआ, नेपच्यून तक है, करेक्ट है। अब ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं, ये कैसे पता चल रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द रिसर्च एक्टिविटीज। एंड वो रिसर्च एक्टिविटीज हमारे लिए क्या? एक मिशन है, एक प्रोजेक्ट है, और वो जो कर रहा है दैट इज नथिंग बट द स्पेस मिशन। और ये आपको शायद पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो हमारे पूरे स्पेस में, मतलब जो पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला व्यक्ति जो गया था स्पेस में, उसका नाम था यूरी गैगारिन। 1961 में ही हुआ था। ठीक है, 1961 में यूरी गैगारिन वाज द फर्स्ट पर्सन जो गया था। किसके पास? स्पेस में गया था, मतलब आउट ऑफ द अर्थ गया था, अर्थ के एटमॉस्फेयर, अर्थ के ऑर्बिट से बाहर गया था। समझ पा रहे हो?
कमेंट करके बताना मुझे कैसे समझ में आ रहा है ये चैप्टर। देखो चैप्टर थोड़ा फिजिकल चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। करेक्ट है। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये जो स्पेस मिशन है ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कुछ स्पेस मिशन ऐसे होते हैं जो कि आपको रिसर्च के लिए बने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए बने होते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से दो टाइप के स्पेस मिशन होते हैं। तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेस मिशन। पहला जो टाइप है, फर्स्ट वन जो आप देखोगे, तो इसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाई जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स? आपने देखा है वो मूवी मिशन मंगल, उसमें एक सैटेलाइट को भेजा जाता है। मिशन मंगल वो मूवी, अक्षय कुमार की एक मूवी आपने देखा होगा, ठीक है। वो सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। दैट इज नथिंग बट द मैन मेड सैटेलाइट। इंसानों द्वारा बनाया जाता है एक सैटेलाइट है, एक मशीन है एक तरीके से, जिसमें कैमरास है, जिसमें कई सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, जिसमें कई सारे पैनल्स लगे हुए हैं, जो क्या करते हैं, इन शॉर्ट अर्थ के बाहर, अर्थ के ऑर्बिट के बाहर जब जाते हैं तो वो परिक्रमा करते हैं अर्थ का, मतलब अर्थ का, पृथ्वी का चक्कर काटते हैं और ये देखते हैं कि क्या क्या मैं ऑब्जर्वेशन कर सकता हूं, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो भी इंटरनेट चलता है, जैसे कि आप मुझे यूट्यूब पे देख पा रहे हो, तो ये इंटरनेट के माध्यम से चल रहा है। तो इंटरनेट कहां से आ रहा है? सैटेलाइट के थ्रू आ रहा है। आप वेदर फोरकास्ट सुन पाते हो कि आज बारिश आ सकता है, आज गर्मी हो सकती है, इतना टेम्परेचर होता है, न्यूज देखते हो, ये सभी चीज सैटेलाइट से ही होता है। टेलीविजन है, फोन कॉल है, ठीक है, रेडियो सिग्नल से, ये सभी चीज सैटेलाइट से होता है। तो ये सैटेलाइट्स को भेजा जाता है इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, अर्थ के चक्कर काटने के लिए भेजा जाता है फॉर द रिसर्च एंड वेरियस अदर यूजफुल एप्लीकेशन। मतलब रिसर्च के लिए भी भेजा जाता है। जैसे हमारा मिशन मंगल जो था, उसमें सैटेलाइट को भेजा गया कहां तक? मार्स तक भेजा गया, ठीक है। लगभग बहुत सालों लग गए, मतलब जाने में, उसको टाइम लगता है ना, बहुत बहुत दूर है यार मार्स, मतलब करोड़ों किलोमीटर दूर है, लाइट ईयर्स बोलते, मतलब इतना दूर है, ठीक है। तो वो उतना दूर है तो उसको जाने में टाइम लगेगा। ये आपका क्या है? ये आपका स्पेसक्राफ्ट है, मतलब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ऊपर कैरी करके लेके जाता है। तो धीरे धीरे जाएगा। एरोप्लेन का बहुत ज्यादा स्पीड होता है, उससे भी मतलब 10 गुना स्पीड होता है, लेकिन फिर भी उतना दूर जाने के लिए उसको बहुत समय लगेगा। करेक्ट। तो उस समय में वो क्या क्या चीजें देख रहा है, क्योंकि उसमें कैमरेज लगे हुए, तो वो क्या क्या चीज देख रहा है कि भैया मेरे बाजू में मार्स है, मतलब एक कोई तो प्लेनेट है, नाम तो इंसानों ने दिया है ना, उस पर थोड़ी लिख के रखा है कि वो एक बंदा गया स्पेस में, इसमें बहुत सारे उसको प्लेनेट दिखे तो इस पे लिखा हुआ है अर्थ ये है, ये मार्स है, ऐसा थोड़ी होता है। रियल में तो ऐसा नहीं है ना, बस वो एक प्लेनेट है जो दिख रहा है। तो हम इंसानों ने क्या कर दिया? नाम रख दिया, अर्थ नाम रख दिया, पहले वाले का मर्क्यूरी, दूसरे का वीनस, तीसरे का अर्थ, फिर मार्स, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। फिर जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, ऐसे नाम रख दिया गया, इंसानों द्वारा रखा गया। ये क्यों रखा गया? जस्ट फॉर रिसर्च। मार्स में भेजा गया मिशन मंगल के थ्रू, क्यों? क्योंकि देखना था यार कि मार्स में क्या इंसान रह सकते हैं, क्या उसमें पानी है, क्या उसका ऑक्सीजन है, उसमें क्या रहने लायक इन्वायरमेंट है वहां पे। तो पाया गया यार, पूरा रिसर्च करने के बाद मिला हमको, यस अवेलेबल है वहां पे, हम एक टाइम पे रह सकते हैं। एंड इवन मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट आर ट्राइंग कि अगर समझ लो अर्थ पे कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि यार इंसानों के लिए खतरा हो गया अब अर्थ, तो यार जा सकते हैं छोड़ के अर्थ को, बाकी देश में, बाकी प्लैनेट्स में, मतलब मार्स पे जा सकते हैं। ये हो गया सबसे पहला काम किसका? स्पेस मिशन में सबसे पहला काम क्या होता है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को बनाया जाता है, उसको पृथ्वी के बाहर भेजा जाता है ऑर्बिट में, जस्ट रिसर्च करने के लिए और भी कई सारे यूजफुल एप्लीकेशन के लिए। जैसे मैंने बताया सैटेलाइट का काम क्या है, और भी जैसे वेदर फोरकास्ट करना, ठीक है, नेविगेशन के लिए काम, जीपीएस के लिए काम आ जाता है, रेडियो सिग्नल्स के लिए काम आ जाता है, इंटरनेट के लिए काम आ जाता है। तो ऐसे कई सारे यूज है। दूसरा उसका स्पेस मिशन का कौन सा टाइप है कि इट इज सेंडिंग द स्पेसक्राफ्ट टू आउटर स्पेस, मतलब पृथ्वी के बाहर जो आउटर स्पेस है उसमें एयरक्राफ्ट को भेजा जाता है। किसको? एयरक्राफ्ट, यानी एयरक्राफ्ट मतलब प्लेन होता है, ये एक्चुअली स्पेसक्राफ्ट है। स्पेसक्राफ्ट मतलब ऐसा क्राफ्ट, ऐसा प्लेन है कि वो स्पेस में आराम से ट्रैवल कर सकता है। हमारा जो नॉर्मल एयरप्लेन होता है जिसमें हम बैठते हैं, वो एयरप्लेन किसमें? स्पेस में ट्रैवल नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, उसका मटेरियल उतना अच्छा नहीं बना हुआ है, वो इतनी ठंड हो जाती है स्पेस में, जैसे जाओगे तो उसका टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें वो विथस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो स्पेसक्राफ्ट को बनाया जाता है उस प्रकार से, आउटर स्पेस में भेजा जाता है फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब नजर रखने के लिए। अब मार्स पे एक भेज दिया, क्या भेज दिया? स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट था उसमें, वो देख रहा है भैया, नजर रख रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है घूम घूम के, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करने के लिए। एंड अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्ट्स इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में और क्या क्या है मुझे एक बात बताओ। आज हमें पता है कि सोलर सिस्टम, हमारा एक सोलर सिस्टम है, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी है, सोलर सिस्टम है, इसमें 8 प्लेनेट है, 9 प्लेनेट था, प्लूटो था, कई सारे इसके अंदर मून्स प्रेजेंट है, अर्थ के ऊपर एक मून है, जुपिटर के ऊपर 5-5 मून प्रेजेंट है, इतना इतना डिस्टेंस है। वो कैसे पता चला? हम बोलते हैं ना कि यार अर्थ से लेके वीनस का इतना डिस्टेंस है, ये सभी दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ये सभी चीज अवेलेबल है। जो यूपीएससी वर्ग की तैयारी करता है, साइंस का तो चलो यूपीएससी में उतना काम नहीं है, लेकिन जो आईएएस लेवल का जो एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है यूपीएससी में, उसमें अगर आप देखोगे ये सभी चीज बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द किलोमीटर डिस्टेंस, ये सभी चीज पता होना चाहिए। तो कैसे पता चल रहा है? दैट इज नथिंग बट द ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है। करेक्ट है। और ये ऑब्जर्वेशन से क्यों पता चल रहा है? क्योंकि वहां पे नजर रखी गई है, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है, हम बोलते हैं ना ये स्टार है,
ठीक है ना, ऐसा स्टार है वो प्रेजेंट है, कंस्टलेशन फॉर्म हो रहे हैं, नक्षत्र फॉर्म हो रहा है, इस प्रकार से कई सारी चीजें हम बोलते हैं। ये कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ द ऑब्जर्वेशन ओनली। एंड ये ऑब्जर्वेशन कैसे हुआ? जब स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया। तो दैट इज नथिंग बट व्हाट? स्पेस मिशन। समझ में आ रहा है? तो ये था आपके लिए पहला इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेस मिशन क्या होता है, कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग अगले टॉपिक की, जो कि है दोस्तों नीड एंड इंपॉर्टेंस। क्यों जरूरी है स्पेस मिशन, स्पेसक्राफ्ट को भेजना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को भेजना क्यों जरूरी है, क्या जरूरत है इसकी? क्या हम लोग आराम से अपनी जिंदगी नहीं बिता सकते? बिता सकते हैं। पहले के जमाने में, आज से अगर आप 200 साल पहले की बात करो, तो देयर वर नो इंटरनेट, देयर वाज नो सैटेलाइट। सैटेलाइट पहली बार भी 1961 में भेजा गया था ना, करेक्ट है, जैसे मैंने बोला, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं, मतलब आज से हम लोग सिर्फ 100 साल पहले भी चले जाओ तो देयर वर नो सैटेलाइट, कोई सैटेलाइट नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, करेक्ट है। हमारे पृथ्वी के बाहर क्या हो रहा है पता नहीं चलता था, तो वो टाइम पे भी लाइफ अच्छी चल रही थी। लेकिन अगर हमें ग्रो करना है, हमें पता लगाना है कि यार ये हमारे पृथ्वी के अलावा भी कोई अदर प्लैनेट्स होते हैं, सोलर सिस्टम होता है, ये सन इतना बड़ा क्यों है, उसमें क्या ऐसा चीज है, हाइड्रोजन एंड हीलियम का बम्बार्डमेंट होता रहता है वहां पे, इतना कंटिन्यूस लाइट एंड हीट कहां से आता है, ये सभी चीज अगर जो हम लोग का जो दिमाग कहता है ना, जैसे इंसान का जो दिमाग होता है बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल चलता है, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है कि यार ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है। हम नॉर्मल तरह पहले जमाने में क्या होता था कि यार खाना खा रहे सो रहे, खेती कर रहे खा रहे सो रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हम सोचते भी थे कि यार ये सब चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। तो ये सभी चीज का जो इन्वेंशन हो रहा है, डिस्कवरीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल स्पेस मिशन भी प्ले कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो उसके क्या नीड है, इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले सैटेलाइट। अगर स्पेस मिशन नहीं होता तो हम सैटेलाइट को लॉन्च नहीं कर पाते। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, नेविगेशनल सैटेलाइट्स है, जीपीएस सैटेलाइट है, ठीक है। आर्मी अपना पर्सनल तरीके से सैटेलाइट को लॉन्च करता है, ठीक है। वेदर फोरकास्ट हम नहीं देख पाएंगे, तो ऐसे कई सारी चीजें हैं, मतलब रिसर्च नहीं कर पाएंगे। स्पेस के बाहर क्या हो रहा है, हमारे पृथ्वी के बाहर क्या हो रहा है, उसका रिसर्च नहीं कर पाएंगे। इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहेगा, इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहेगा तो यार दुनिया में बहुत सारी चीजें, ऑलमोस्ट 50 to 60% चीजें बंद हो जाएगी। क्योंकि यार आपको पता है कि अभी जो दुनिया चल रही है वो सब इंटरनेट के कारण ही चल रही है। आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो वो भी इंटरनेट से देख रहे हो, करेक्ट है। कंपनीज बहुत सारी चल रही है, इंटरनेट से चल रही है। कुछ तो ऐसी कंपनीज है जो सिर्फ इंटरनेट पे, अगर वो इंटरनेट ही बंद हो जाए तो वो कंपनी भी खत्म हो जाएगी, करेक्ट है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि आज के डेट में हमारे लिए इंटरनेट कितना इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेट कहां से आ रहा है? बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द स्पेस मिशन, ठीक है। सेम उसी प्रकार वेदर फोरकास्ट हमें नहीं मिलेगा। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो तो पहले ही बोल देते हैं कि आज बारिश आने की संभावना है। वो बारिश आने की संभावना वो लोग कैसे बता पाते हैं? क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। तो सैटेलाइट जो है वो वेदर फोरकास्ट करता है, उसके पास प्रिडिक्शन होता है, उसके पास कैमरेज होते हैं जो ऊपर से उतना हाइट से पृथ्वी के बाहर से वो क्या करता है, नजर रखता है कि यार क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है और ये क्लाउड धीरे धीरे मतलब हवा में ट्रैवल करके यहां तक आ सकता है, इस समय पे आ सकता है। और एक कैलकुलेशन होता है जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, इंडिया के अंदर मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऐसे वर्ल्ड वाइड अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कंटिन्यूअस रातों दिन एक काम करके काम करते हैं, जिसमें कई सारी चीजें होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? अब ये जो चीजें हैं, ठीक है, वेदर फोरकास्ट हो रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो वेदर फोरकास्ट हमें ये बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे बारिश आने वाला है, कैसे ये होने वाला है, सब चीज हमें बताता है। उसके अलावा नेविगेशन एंड मैप्स, ठीक है। तो नेविगेशन एंड मैप्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो नेविगेशन क्या होता है नॉर्मल तौर पे अगर मैं बात करूं कि कोई भी चीज हमें नेविगेट करना है। जैसे मुझे पता है कि हम मैप्स डालते हैं, जैसे मुझे यहां से समझ लो पुणे जाना है, ठीक है। अब मैं पुणे जाने के लिए मैं क्या टाइप करूंगा, मुंबई से पुणे टाइप किया मैंने, तो मुझे अपने आप एक रास्ता बता दिया। वो रास्ता कैसे अपने आप आया? इट इज बिकॉज ऑफ द नेविगेशनल सैटेलाइट दैट इज रोटेटिंग अबाउट द अर्थ। हमारे पृथ्वी के ऊपर एक सैटेलाइट घूम रहा है जो हमें रास्ता बता रहा है, ठीक है। नेविगेशन बता रहा है, हम लोग बोलते हैं ना लेफ्ट टर्न लो, राइट टर्न लो, इतने मीटर के बाद टर्न लो, कौन बता रहा है? ठीक है, वो सब हमें सैटेलाइट बता रहा है, ठीक है। फिर नेचुरल कैलामिटीज, आपको पता है देयर आर सो मेनी, जैसे मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट मैंने बात किया तो कई सारे बार क्या होता है कि हमारा जो नेचुरल कैलामिटीज होने का चांसेस होता है वो पहले हमें पता चल जाता है। जैसे बहुत सारे न्यूज चैनल में आपने देखा होगा कि पहले वो लोग क्या करते हैं, वार्निंग देते हैं कि आज यहां पे भूकंप आने की संभावना है या फिर आज यहां पे सुनामी आने की संभावना है, तो वो थोड़ी देर पहले पता चलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो 4 दिन पहले बता देंगे सो दैट सब लोग आराम से इंतजार कर रहे हैं, वैसा नहीं होता है। जस्ट थोड़े टाइम पहले, 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है ताकि लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ बचाया जा सके। तो वो पता कैसे चलता है? इट इज बिकॉज ऑफ द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वो सैटेलाइट एक तरीके से फ्रेम कर पाता है, वो सैटेलाइट उसको पकड़ पाता है, बता पाता है सभी चीजें के बारे में। और इसीलिए हमारे पास, हमारे लिए सैटेलाइट्स यानी ये जो चीजें हैं स्पेस के रिलेटेड, स्पेस मिशंस जो है, सैटेलाइट जो है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मायने रखती है। करेक्ट है? समझ में आ रहा है दोस्तों? क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले टॉपिक पे जाएंगे। देखो ये चैप्टर बड़ा है, अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, ये एक ही वीडियो के अंदर आपको पढ़ना है। कल के दिन कार्बन कंपाउंड मैंने पढ़ाया था पूरा एक ही शॉट में, उसके पहले के दिन मेटलर्जी हमारे अभिषेक सर ने पढ़ाया था, बहुत एक ही चैप्टर में एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दिया। तो बस आप लोग को ये वीडियो भी एंड तक देखना है। स्पेस मिशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, बट इतना ज्यादा मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये चैप्टर बहुत मजेदार है
आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी, और मार्क्स तो है ही। करेक्ट है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले टॉपिक पे जाते हैं, जो कि है हमारा नेचुरल सैटेलाइट। अब नेचुरल सैटेलाइट मतलब आप जानते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है, या फिर हमारा जो पृथ्वी है, अर्थ के ऊपर हम रहते हैं, ठीक है। अर्थ के ऊपर एक नेचुरल सैटेलाइट है, और ये नेचुरल सैटेलाइट जो है इसका नाम है मून, और इसका काम क्या है? टू प्रोवाइड अर्थ लाइट। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? लाइट प्रोवाइड करता है, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक द सन। सन के इतना लाइट प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। सूरज जो है वो इतना पावरफुल है, इतना बड़ा है, इतना ह्यूज है कि वो हम लोग उससे करोड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी हमें लाइट और हीट मिलती है। आज भी यार मतलब गर्मी के सीजन में 50 डिग्री 40-45 डिग्री टच हो जाता है, और इतनी हमारी स्किन जलने लगती है कि हम लोग बोलते हैं, पसीना पसीना छूट के बोलते हैं कि यार गर्मी हो रही है। लेकिन वो सोचो कि जो प्लैनेट सन के जो सबसे नजदीक है, जिसका नाम है मर्क्यूरी, उसको गर्मी कितनी लगती होगी? करेक्ट है, इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक है। तो ये सेम चीज होता है। क्या मैं बता रहा हूं आपको कि नेचुरल सैटेलाइट मून है जो हमें लाइट प्रोवाइड करता है, लेकिन सन के इतना नहीं, थोड़ा कम लाइट प्रोवाइड करता है, और जिसका इस्तेमाल हम लोग नाइट के टाइम पे करते हैं, लेकिन वो बहुत कम लाइट होता है। इट इज ए नेचुरल सैटेलाइट। बट सेम एक नेचुरल सैटेलाइट तो है जो कि हमारे पृथ्वी के चारों बगल घूमता रहता है। लेकिन यार ये नेचुरल मून से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा, ठीक है। मतलब कैसा फर्क नहीं पड़ता? वैसे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ऐसा मत समझना कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका पूरा हाई टाइड, लो टाइड, इवन जो आपका पूरा फिनोमिनन जो चल रहा है ना, वो हर चीज मून से ही हो रहा है। लेकिन वो अलग बात है। हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, स्पेस मिशन की बात कर रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो सिर्फ मून से हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमको अलग से भी सैटेलाइट चाहिए भैया। नेचुरल सैटेलाइट से हमारा काम नहीं चलने वाला, हमको एक ऐसा सैटेलाइट चाहिए जो हमारा हर काम करके दे। तो इसीलिए इंसानों ने क्या किया है? बहुत सारे सैटेलाइट खुद से बनाए हैं, मैन मेड सैटेलाइट बनाए हैं, और उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। क्या नाम रख दिया? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होता है? जो सैटेलाइट्स जो इंसान द्वारा बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब ये होता क्या है? एक मैन मेड ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट इन ए फिक्स ऑर्बिट। मतलब कि ये समझ लो हमारा पृथ्वी है, ठीक है। अब एक कोई एक मैन मेड कोई वस्तु है, ठीक है, ठीक है, एक मैन मेड कोई वस्तु है इस प्रकार से सैटेलाइट, और वो कंटिन्यू हमारे पृथ्वी के चारों बगल घूम रहा है। क्या कर रहा है? ये ऑर्बिट जो है, पृथ्वी का ऑर्बिट होता है ना, ये ऑर्बिट मतलब ये ऑर्बिट उसके चक्कर काट रहा है। ये सैटेलाइट बार बार क्या कर रहा है? इसके चक्कर काट रहा है। तो सिर्फ अर्थ के काट सकता है क्या? नहीं, ये किसी भी प्लैनेट के काट सकता है। जहां उसको भेजोगे, जहां उसके कोऑर्डिनेट्स डालोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है ना चैप्टर नंबर 5 मैथ पार्ट 2, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं भैया, इतने कोऑर्डिनेट्स पे जा, परफॉर्म कर जो भी काम करना है। करेक्ट। सेम उसी प्रकार जो सैटेलाइट्स इंसान द्वारा बनाया जाता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो किसी भी प्लैनेट, अर्थ या फिर एनी अदर प्लैनेट, किसी और प्लैनेट के पास जाके एक फिक्स ऑर्बिट उसको दे दिया जाता है कि भैया तेरा ऑर्बिट यही है, और तू इसके अकॉर्डिंगली गोल गोल घूमते रहना। तेरा काम सिर्फ यही है कि तू गोल गोल घूमेगा। बाकी इसमें गैजेट्स लगे होते हैं, ये सैटेलाइट है, इसमें कहीं कैमरा लगा रहेगा, इसमें सोलर पैनल्स लगे होते हैं, कई सारी चीजें लगे होते हैं जो अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो कहा जाता है। करेक्ट है, क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेरी स्पीड ठीक है? कभी कभी एक दो मैंने कमेंट पढ़ा था कि सर आप बहुत ज्यादा फास्ट बोलते हो, तो और एक बच्चे ने कमेंट किया सर आप बहुत ज्यादा स्लो बोलते हो। तो मैंने आपको बोला कि आपके हाथ में कंट्रोल है, यू हैव द एबिलिटी टू स्विच इनटू 1.25 पे कर सकते हो। अगर आपको स्लो लग रहा है तो फास्ट कर लो, 1.25 पे कर लो। आपको ज्यादा ही फास्ट लग रहा है तो आप 1 से लेकर 0.75 पे कर लो। आपके पास कंट्रोलिंग स्पीड होता है, यूट्यूब में ऑप्शन दिया होता है। करेक्ट है। तो देखो पहले तो मैं और ज्यादा फास्ट बोलता था, अभी तो मैंने काफी हद तक कंट्रोल किया है टू स्पीक वेरी लाइक बोलते हैं ना, आराम आराम से बोलने की कोशिश करता हूं। लेकिन फिर भी जो नेचुरल स्पीड है वो तो आएगा ही ना यार, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो आपके हाथ में कंट्रोल है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। 1.25 पे मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, आप 1.25 पे सुनो ताकि और ज्यादा मजा आएगा आपको सुन के, ठीक है। समझ में आ रहा है? टाइम भी बचेगा थोड़ा। चलो अब मैंने जैसे बोला कि हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? इंसान द्वारा बनाया होता है। तो फर्स्ट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो था उसका नाम था स्पुतनिक। इसका नाम क्या था? स्पुतनिक, जो कि स्पेस में भेजा गया था सबसे पहली बार यूएसएसआर द्वारा, जो कि है यूएसएसआर, सोवियत यूनियन 1957 में पहली बार जब स्पेस में क्या भेजा था? एक सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंसान ने बनाया और उसको स्पेस में लॉन्च किया। क्या नाम था उसका? स्पुतनिक। याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। और स्पुतनिक एक और चीज से हमें दिमाग में आया, अगर आप थोड़ा करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते होंगे, जनरल नॉलेज रखते होंगे, तो स्पुतनिक वाज ए वैक्सीन, जो अभी कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन बनाया था। किसने बनाया था? रशिया ने ही बनाया था, स्पुतनिक नाम का वैक्सीन। तो इसी नाम पे वो वैक्सीन का नाम रखा गया। तो स्पुतनिक वाज द फर्स्ट स्पेस आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो स्पेस में भेजा गया था 1957 में यूएसएसआर की तरफ से, यानी सोवियत यूनियन की तरफ से, जो पहले उस टाइम पे रशिया और बाकी लोगों का, बाकी देशों का एक फेडरेशन था। लेकिन अभी बाद में 1991 में आई गेस सेपरेट हो गया, रशिया अलग हो गया, बाकी सब देश अलग हो गया, ठीक है। अब यहां तक अगर मैं बात करूं, आज हमारा 2023 चालू हो गया है, करेक्ट है।
तो 2023 तक की अगर मैं बात करूं तो मोर देन 1000 सैटेलाइट्स अभी तक, सोचो 1957 में पहला भेजा गया, तो ये 57 से लगभग कितना हो गया, लगभग 60 साल हो गया हमको, 60 साल से ज्यादा हो गया, 65 साल हो गया, समझ लो, कैलकुलेट कर लो आप लोग। तो 65 साल में 1000 से ज्यादा सैटेलाइट अब तक पूरे वर्ल्ड ने मिलकर भेज दिया है हमारे पृथ्वी के अराउंड में और उसके आसपास के प्लैनेट्स में भी। तो सोचो कि कितना ज्यादा। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो सोलर, माफ कीजिएगा, ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ना, इसको बनाने में कोई आम खर्चा नहीं आता, करोड़ों करोड़ों का खर्चा आता है। मतलब वो नॉर्मल 2-4 करोड़ तो मतलब चिंदी है, जेब में लेके घूमती है गवर्नमेंट, उतना नहीं चिंदी। ये 500-500 हजार करोड़, 2-2 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स बनते हैं। आपने देखा होगा मिशन मंगल मूवी, तो उसमें कितना 1500-2000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना था, एंड टू एंड करते करते 400 करोड़ तक आया। ठीक है, सबसे लो बजट पे भेजा गया था जो हमारा मिशन मंगल किया गया था, मॉम। ठीक है, मास ऑर्बिटर्स, ऐसा कुछ तो सैटेलाइट का नाम था, मास ऑर्बिटर मिशन, ऐसा मॉम करके नाम था उसका, तो आप रिसर्च कर लेना, आपको पता चलेगा। करेक्ट है। तो ये बहुत महंगे होते हैं प्रोजेक्ट्स, और ये 1000 भेज दिया गया है। मतलब इमेजिन कर सकते हो कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 500 करोड़ करोगे तो कितना ज्यादा, 500 मल्टीप्लाई बाय 1000 मतलब 5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ अब तक। ये मैं बोल रहा हूं, ये कहीं लिखा नहीं है, ये मैं एक खुद से अंदाजा से बोल रहा हूं कि लगभग इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया है सिर्फ आर्टिफिशियल सैटेलाइट को बनाने और लॉन्च करने में। तो सोचो कितना ज्यादा भारी भरकम खर्चा होता है। और इसीलिए तो कुछ लोग बोलेंगे ना, क्या सर सिर्फ 1000 ही भेजा? अरे यार 1000 भेज दिया बहुत बड़ी बात है 1000 भेज दिया बहुत बड़ी बात है कि हमारे पृथ्वी और उसके आसपास के प्लैनेट्स में 1000 सैटेलाइट्स घूम रहे। एक टाइम आएगा आज से 50-100 साल के बाद, जब लोगों के पास और पैसा आएगा, और टैक्सेस वसूल करेगी गवर्नमेंट, और पैसा खर्चा करेगी, तो शायद लाख सैटेलाइट घूमे और इतनी इतनी सुविधाएं आ जाए। आज के डेट में तो सिर्फ गूगल है हमारे पास, सैटेलाइट, बाकी चीजें आगे जाके क्या मालूम क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो तैयार रहना बस आप लोग कुछ भी होने के लिए। ठीक है, क्योंकि शायद हम लोग तब तक तो चले गए होंगे। ठीक है ना, आप लोग, आपके बच्चे लोग, उसके बच्चे लोग। ठीक है, अब ये सैटेलाइट जो है, मैं बात करूं, ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया, एक सैटेलाइट लगभग मतलब समझ लो किस प्रकार दिखता है, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। समझ लो इस प्रकार से कुछ सैटेलाइट जो है वो आपका दिखता है। ठीक है, ऐसा कुछ सैटेलाइट्स होते हैं। तो सैटेलाइट्स में अगर आप देखोगे ना, तो सैटेलाइट क्या होता है कि ये जब भी लॉन्च होता है तो हम उसको ना, जो आपका एसएलवी बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल एसएलवी बोलते हैं। अब वो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक बहुत फेमस एसएलवी था जो कि ये पीएसएलवी से ही आई गेस भेजा गया था, वो जो मिशन मंगल किया गया था ना। तो वो देखो, सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट में पावर नहीं होती है। सैटेलाइट एक जस्ट एक समझ लो एक आपका कैमरा है, सैटेलाइट एक कैमरा है जिसमें बाकी फंक्शन लगे हुए, लेकिन वो खुद से उड़ के नहीं जा सकता। उसको लॉन्च करने के लिए एक रॉकेट लगता है जो कि होता है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, उसके थ्रू भेजा जाता है। करेक्ट है। अब इंडिया में एक बहुत ही पॉपुलर, अभी एक टॉपिक आएगा हमारा जिसका नाम है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी कहा जाता है। वो इसको लेके जाता है, ये सैटेलाइट को लेके जाता है और स्पेस में जाके छोड़ देता है। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूं कि अब सैटेलाइट पहुंच गया स्पेस में। ठीक है, अब स्पेस में पहुंच गया तो वो चलेगा कैसे, सवाल ये उठता है, क्योंकि है तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक चीज, तो उसको पावर चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक चीज को, अभी लैपटॉप है मेरे पास, कंप्यूटर पड़ा है यहां पे, उसको काम करने के लिए भाई चार्जिंग लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है। भाई स्पेस में इसको भेज दिया, वो घूम रहा है, चक्कर काट रहा है पृथ्वी के, तो उसका बैटरी खत्म क्यों नहीं होता? अगर बैटरी डाल के भेजा जा रहा है तो बैटरी खत्म क्यों नहीं होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तो कहीं से मिल रहा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सैटेलाइट्स होते हैं जो स्पेस में घूम रहे हैं, वो एक्चुअली किससे चलते हैं? सोलार एनर्जी से चलते हैं। क्योंकि जब स्पेस में चले गए तो सन तो सब जगह है ना यार, ये सन सबसे बड़ा चीज है। तो आप पृथ्वी के बाहर भी निकल जाओगे तो भी सन तो दिखेगा, और सन की लाइट तो पड़ेगी किसके ऊपर? सैटेलाइट के ऊपर। तो वो सैटेलाइट में क्या करते हैं ना, वहां पे वो लोग लगाते हैं सोलार फोटोवोल्टेइक पैनल्स। मतलब ये जो जगह होता है ना, यहां पे वो लोग क्या लगाते हैं? पैनल्स लगाते हैं। आपने सोलर पैनल्स पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, साइंस पार्ट 2 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो सोलर पैनल्स होते हैं उनके पास एक कैपेबिलिटी होती है फोटोवोल्टेइक इफेक्ट की। वो क्या करते हैं? डायरेक्टली सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये पढ़ा है हमने सब चीज, करेक्ट है, आपको पता है कैसे होता है। तो वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अब इसके पास बिजली आ गया, वो स्टोर करके रखता है अपने पास, और उसी के हेल्प से वो कंटिन्यूअसली घूमता रहता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहता है। और जब भी ऑब्वियसली स्पेस में है तो न दिन है न रात है, मतलब ऑल टाइम सन रेज पड़ेगी उसके ऊपर। करेक्ट है, जब भी वो चक्कर काटेगा उसके हिसाब से वो पड़ेगी। अगर वो एक प्लैनेट से ढक रहा है तो ऑब्वियसली उसकी परछाई नहीं पड़ेगी, मतलब सन का लाइट नहीं पड़ेगा। लेकिन वो अगर इस प्रकार कांटेक्ट में आ गया कि सन डायरेक्टली उसको देख पा रहा है तो सन का लाइट उसके ऊपर पड़ेगा। तो सोलर एनर्जी से वो अपने आप को चार्ज कर लेता है, और सोलर एनर्जी से ही वो अपना जो है मूवमेंट कर पाता है। और इसीलिए सैटेलाइट्स में सोलर फोटोवोल्टेइक पैनल्स लगे होते हैं, और इसके साथ ही में कई सारे उनके विंग्स में कई सारे ना और इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट्स क्यों चाहिए भैया? सैटेलाइट है, आप सैटेलाइट में क्या क्या लगा हो सकता है? कैमरा लगा हो सकता है, इंफ्रारेड विजन कैमरा हो सकता है, ऑडियो कैप्चर करने के लिए कुछ साउंड डिवाइसेस हो सकते हैं। तो ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं टू ट्रांसमिट एंड रिसीव द सिग्नल्स ऑल्सो।
क्योंकि भाई ये सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट ने एक फोटो खींचा, मार्स ऐसा दिखता है दूर से, तो ये हमारे पास कैसे आया? कि कोई गया था भाई तेरा फोटो दे दे, ब्लूटूथ शेयर कर दे, शेयरिंग से भेज दे, कोई गया था क्या इंसान? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो डायरेक्टली वहां से लाखों किलोमीटर दूर है सैटेलाइट, और हम यहाँ पे स्पेस सेंटर में बैठे हुए हैं, बैंगलोर में बैठे हुए, या फिर कहीं पे भी स्पेस सेंटर होता है, हम बैठे हुए हैं, वहां से वो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, और वो एक फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, एक रेडिएशन में क्या बोल सकते हो उसको आप, रेज ऑफ लाइट के फॉर्म में वो भेजेगा, हमारे पास वो आ जाएगा, डेटा आ जाएगा। एंड दैट इज नथिंग बट द सो मेनी डिवाइसेस आर अवेलेबल टू रिसीव एंड ट्रांसमिट द सिग्नल्स ओवर देयर। करेक्ट है? समझ में आ गया? अब देखो, अब अगला जो टॉपिक आ जाता है वो है टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। समझ में आ गया सैटेलाइट्स क्या था? क्लियर हो गया यहां तक? बच्चे लोग कमेंट करके बता सकते हो आप लोग, यहां तक क्लियर हो गया है? ठीक है, सैटेलाइट्स क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे कि जो सैटेलाइट्स होता है वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं, मतलब जो हमने बेसिक पढ़ा है अभी। तो हम बात करेंगे सैटेलाइट्स की। तो जनरली एक होता है वेदर सैटेलाइट। इसका काम क्या होता है? वेदर फोरकास्ट करना। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वेदर फोरकास्ट करना क्यों जरूरी है। मुझे पता होना चाहिए कि बारिश कब आ रही है, गर्मी कब आ रही है, स्प्रिंग का कब आ रहा है, या फिर कुछ अनवांटेड कभी प्रेसिपिटेशन हो जाता है, बारिश आ जाती है अचानक से, स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है ना, थंडरस्टॉर्म हो रहा है। ये सभी चीज की जो जानकारी है वो कौन देता है? वेदर सैटेलाइट देता है। ठीक है, अब ये जो वेदर सैटेलाइट है, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। ठीक है, इसमें ना इंडियन सैटेलाइट्स और उनके लॉन्च व्हीकल्स की अगर मैं बात करूं तो इनसैट करके था। ठीक है ना, इंडियन सैटेलाइट इनसैट करके एक सैटेलाइट था जिसको जीएसएलवी, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से भेजा गया था। ठीक है, वेदर सैटेलाइट को। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है, ये सब बुक चीजें आपकी बुक में दी हुई है, तो आप उसको आप पढ़ लेना, वो जो टेबल दिया हुआ है अच्छे तरीके से पढ़ लो आप लोग। ठीक है, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट क्या होता है? ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट कोई भी चीज का ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जैसे आज के डेट में हम लाइव मैच देख पा रहे हैं, आप मुझे लाइव सुन पा रहे हो। करेक्ट है? ये सभी चीज कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ ए सैटेलाइट दैट इज वर्किंग अबव आवर हेड, हमारे सर के ऊपर है, बहुत ऊपर है, वो दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन वो वर्क हो रहा है, कहीं ना कहीं सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, यहां से सिग्नल आ रहा है और आपके पास पहुंच रहा है। करेक्ट है? तो वो सिग्नल ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो जो ब्रॉडकास्टर है वो ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट का यूज करता है। और ये जो ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट है इसका काम यही है कि वो एस्टैब्लिश करता है, क्या करता है? कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है, एक तरीके से माफ करना, ब्रॉडकास्ट एस्टैब्लिश करता है। वो क्या करता है? ब्रॉडकास्ट करता है, सो दैट कि आप जहां पे भी हो घर पे बैठ के उस चीज का लाइव देख पाओ, उस चीज को आप देख पाओ। करेक्ट है? तो उसका किसका काम है? ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट का काम है। इसमें भी जो इनसैट है, ठीक है, भेजा गया था जीएसएलवी द्वारा। ठीक है, वैसे आप बात करो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की, ऑब्वियसली काम क्या होगा? कम्युनिकेशन करना। जैसे आपका मोबाइल फोन चल रहा है, टेलीफोन पहले चलता था, ये सभी चीज, मतलब इन शॉर्ट आप एक जगह पे बैठे हो, आज आप कहीं पे भी बैठे हो और दुनिया के में किसी भी कोने में बैठे हुए उस व्यक्ति से आप फोन पे, ईमेल से, कहीं से भी बात कर सकते हो, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमें। ठीक है, और इसीलिए इसको भेजा गया था स्पेस में, इनसैट जो है आपका। ठीक है, अगेन जीएसएलवी। ठीक है, तो इसको आप लर्न कर सकते हो। वैसे नेविगेशन सैटेलाइट है, नेविगेशन करने के लिए काम आएगा। कोई भी चीज, आप गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो, ठीक है, आपको जीपीएस चाहिए, ठीक है ना, मतलब चाहिए ना जीपीएस यार, मतलब कि कहां मुझे लेफ्ट टर्न मारना है, राइट टर्न मारना है, मुझे रास्ता पता नहीं है। ठीक है, शर्मा जी का घर का एड्रेस डाल दिया, टन 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 डाल दिया, कहां जाना है भैया? मैडम बोलेगी टू आफ्टर 200 मीटर टेक लेफ्ट, आफ्टर 300 मीटर गो स्ट्रेट, ऐसा बोलती है, तो वो आपका मैप्स में आता है। तो ऐसे कई सारे फीचर नेविगेशन वाले वो हमें इस सैटेलाइट से मिलता है। ठीक है, वैसे मिलिट्री सैटेलाइट है, तो मिलिट्री सैटेलाइट का स्पेशली एक सैटेलाइट है जो मिलिट्री के लिए लॉन्च किया गया। सोचो यार, मिलिट्री कोई नॉर्मल चीज नहीं है, मिलिट्री एक बहुत बड़ा चीज है हमारे देश में, और उसके लिए बजट अलग से निकाला जाता है मिलिट्री के लिए, जिसमें आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब आ जाते हैं। तो यार इसमें भी एक अलग से सीक्रेट सैटेलाइट, मतलब लोगों को पता है, लेकिन उसका ऑपरेशन जो हो रहा है, उसका कंट्रोल जो होता है, वो एक सीक्रेट एजेंसी के पास ही होती है। ठीक है, तो वो सिर्फ मिलिट्री पर्पस होती है कि मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए कि क्या, कहां पे कौन सी चीज है, कहां पे दुश्मन है, क्या है, वो सभी चीज आइडेंटिफिकेशन पर्सपेक्टिव, ये मिलिट्री सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट की अगर मैं बात करूं, इसमें अर्थ पे अलग अलग चीजों को नजर रखना, ये ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का काम है। जंगल के ऊपर नजर रखो, लैंड के ऊपर, समुद्र के ऊपर, ऐसे कई सारे अनगिनत जो अर्थ के ऊपर जो चीजें हैं उसके ऊपर नजर रखने का जो काम करता है वो करता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये टाइप्स ऑफ सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है इस चैप्टर में से, तो आप लोग इसमें से कम तीन या चार कोई भी सैटेलाइट्स को पढ़ो, इसका क्या यूजेस है, कहां इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, इसमें कौन सा लॉन्च व्हीकल लगता है, इसका कौन सा सैटेलाइट का नाम है, ये सभी चीज सिलेबस में आपके दिया हुआ है, अच्छी तरीके से इसको लर्न कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया? पढ़ लोगे?
क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। चलो हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा ऑर्बिट ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब ये है क्या ऑर्बिट ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट? मतलब क्या? जैसे मैंने बोला कि हमारा जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, लेकिन एक फिक्स ऑर्बिट में काट रहा है। मतलब ऐसा नहीं है ना कभी इधर जा रहा है, कभी इधर मेरी मर्जी उधर चला गया, नहीं मेरी मर्जी में इधर चला गया। वो एक फिक्स ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है, या फिर एक जो भी उसकी ऑर्बिट उसको डिजाइन करके दी हुई होगी, एक पाथ एक रास्ता उसको दिया होगा, वो उसके हिसाब से वो कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, वो चल रहा है। करेक्ट है? इतना आपको समझ में आ गया। अब वो ऑर्बिट जो है ना आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, वो कैसे होता है? तो लगभग समझ लो कि ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट है जहां से आपका देख पा रहे हो आप लोग, ये आपको दिया हुआ है जिसमें आपका सैटेलाइट जो है ना, ठीक है ना, ये ऐसा घूम रहा है, दिस इज द सैटेलाइट। और ये सैटेलाइट का क्या है दोस्तों? ऑर्बिट है। ये क्या है? सैटेलाइट का येलो वाला पार्ट जो है ये सैटेलाइट का ऑर्बिट है, ये हमारा पृथ्वी है, और ये सैटेलाइट घूम रहा है। लेकिन सैटेलाइट घूमने के लिए दो चीज चाहिए होता है। एक तो उसके पास क्या होनी चाहिए? स्पीड होनी चाहिए, जो कि हम लोग बोलते हैं वीसी, एंड वीसी इज नथिंग बट योर क्रिटिकल वेलोसिटी। वीसी इज नथिंग बट व्हाट? क्रिटिकल वेलोसिटी। कहीं लिखा नहीं है मैंने, देखो लिखा है वीसी इज नथिंग बट क्रिटिकल वेलोसिटी। ये एक ऐसी वेलोसिटी है जो उस सैटेलाइट को आगे मूव करने के लिए हेल्प करती है। करेक्ट है? दूसरा उसको चाहिए होगा ऑब्वियसली एक अर्थ के सरफेस से उस सैटेलाइट का एक हाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि अर्थ है, अर्थ के एकदम चिपक के जमीन पे चल रहा है। कहीं देखा है आपने जमीन पे सैटेलाइट? नहीं, हमारे पृथ्वी के बहुत ऊपर होता है। तो एक हाइट होती है, उसको एच नाम रखा है। एक पृथ्वी का क्या होगा? पृथ्वी का क्या होगा? ऑब्वियसली एक रेडियस होगा आर, कैपिटल आर। एक स्मॉल आर रखा है मैंने, स्मॉल आर का वैल्यू है आर प्लस एच, यानी कि पृथ्वी का रेडियस प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दोनों को प्लस कर दोगे तो आर मिल जाएगा। ठीक है? और एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा उसके ऊपर, क्योंकि कोई भी चीज जब गोल गोल घूमती है, हमने 10th में ही इस चैप्टर में माफ कीजिएगा पहले चैप्टर में ग्रेविटेशन में पढ़ा था, वो बच्चा रस्सी से बांधता है एक पत्थर को और गोल गोल घुमाता है, तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है? दैट इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, उसका फॉर्मूला भी फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो कि था mv स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन यहां पे जो वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी है? क्रिटिकल वेलोसिटी, दैट्स व्हाई इट इज mvc स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है? अब यहां पे मैं बात करूंगा कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है ना, इस केस में सैटेलाइट्स के केस में, ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट्स के केस में अगर मैं बात करूं, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, क्योंकि एक मिनट, सॉरी गाइस, एक मिनट। हाँ, तो जैसे कि मैं बोल रहा था आपको, क्या बोल रहा था कि हमारा जो सैटेलाइट है पृथ्वी के ऊपर गोल गोल घूम रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, सैटेलाइट का खुद का एक वजन तो होगा ना यार, कम से कम 100 किलो, 500 किलो, 1000 किलो, 1 टन, 2 टन, कुछ तो वजन होगा। तो क्या वो पृथ्वी के ऊपर गिरेगा नहीं? क्या हमारा पृथ्वी के पास ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है कि उसको खींचे? ऑब्वियसली है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि हमारा जो अर्थ है और जो सैटेलाइट है, इनके बीच में क्या होगा? एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अब वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? जितना उस सैटेलाइट के पास क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ठीक है? तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? दैट इज नथिंग बट mvc स्क्वायर अपॉन आर। लिख दिया mvc स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन आर क्या है मेरे लिए? आर प्लस एच है, लिख दिया आर प्लस एच। ठीक है? और वो किसके बराबर है? ग्रेविटेशनल फोर्स के। हमने चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा है ग्रेविटेशन में कि फोर्स इज इक्वल टू, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू g इंटू m इंटू अपॉन आर स्क्वायर। और यहां पे आर मेरा आर प्लस एच है, इसके लिए आर प्लस एच का स्क्वायर। करेक्ट है? अब यहां पे कुछ कैंसल आउट होएगा, देखो ध्यान से देखना, यहां पे स्मॉल m कैंसल, तो क्या बचेगा? vc बचा, यहां पे एक आर स्क्वायर का कैंसल, एक आर प्लस एच कैंसल, तो क्या बचेगा यहां पे? सिर्फ और सिर्फ vc स्क्वायर बचा, इज इक्वल टू कैपिटल G और M बचा, और नीचे R प्लस H बचा। ठीक है? अब मुझे VC का वैल्यू चाहिए, तो VC विल बी अंडर रूट में चले जाएगा, GM अपॉन R प्लस H, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द क्रिटिकल वेलोसिटी। न्यूमेरिकल्स कभी कभार आ जाता है, वैसे मेरे हिसाब से नहीं स्किप करके जाओगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कर लेना, एक हाथ न्यूमेरिकल है तो कर लेना। मैं नहीं कराने वाला न्यूमेरिकल, क्योंकि नॉर्मली इसके ऊपर ज्यादा आता नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछता है क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। G इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है? M आपको बताइए मास ऑफ द अर्थ, R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, H इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। करेक्ट? ये इतना आपको समझ में आ गया? क्लियर? क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ जाते हैं, अगले टॉपिक पे जाते हैं, जो कि होगा हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है हाई ऑर्बिट, मीडियम ऑर्बिट एंड लो ऑर्बिट। अब ये है क्या? हाई ऑर्बिट, मीडियम ऑर्बिट, ये लो ऑर्बिट, ये है क्या? देखो इस चैप्टर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मैंने एक चीज बताई कि सैटेलाइट जो है हमारे पृथ्वी के एक पर्टिकुलर हाइट पे घूमता है। ठीक है? एक पृथ्वी के एक पर्टिकुलर हाइट पे घूमता है। अब वो हाइट पे जब घूम रहा है, तो या तो वो हो सकता है हमारे पृथ्वी के बहुत ज्यादा ऊपर हो, पृथ्वी का जो सरफेस है उसके बहुत ज्यादा ऊपर उड़ रहा है। तो अगर वो बहुत ज्यादा ऊपर उड़ रहा है, मतलब ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एक हाई ऑर्बिट जोन में है, तो वो रहेगा आपका दैट इज हाई और अर्थ ऑर्बिट।
ठीक है। अगर वो पृथ्वी के थोड़ा सा मीडियम लेवल पे है, मतलब एकदम भी हाइट पे नहीं है, बीच के लेवल पे कहीं ना कहीं उसका हाइट है, तो वो रहेगा आपका दैट इज मीडियम अर्थ ऑर्बिट। एंड जो तीसरा है आपका, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हो, तीसरा जो है जो कि है वो आपका लो अर्थ ऑर्बिट। वो क्या है, जब हमारा पृथ्वी के थोड़े ही ऊपर, ज्यादा हाइट पे नहीं, थोड़े ही ऊपर कुछ किलोमीटर के अंदर अगर वो सैटेलाइट गोल गोल घूम रहा है, दैट इज नथिंग बट योर लो अर्थ ऑर्बिट। समझ में आ रहा है, क्लियर है यहां तक? तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पे, अगर आप ध्यान दोगे बच्चे लोग, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट, सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में वो पृथ्वी के बाहर गोल गोल चक्कर काट रहा है, अगर उस ऑर्बिट का अर्थ सरफेस से अगर 35,780 किलोमीटर वो अगर दूर है, मतलब हमारा पृथ्वी का ये सरफेस है जिसके ऊपर हम खड़े हैं अभी, जैसे मैं खड़ा हूं, तो पृथ्वी का जो सरफेस है इससे लगभग 35,780 किलोमीटर अगर मैं ऊपर जाऊं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं है, 35,780 किलोमीटर मतलब बहुत हाइट। उतने हाइट में तो मतलब एरोप्लेन भी नहीं उड़ता है, ठीक है, बहुत हाइट हो गया ये, समझ में आ रहा है? तो ये इतने हाइट तक अगर गया तो वो एक हाई अर्थ ऑर्बिट आएगा, मतलब बहुत ऊपर, 35,000 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, सोचो, इमेजिन करो, ठीक है। तो इतने हाइट पे वो जो सैटेलाइट का जो ऑर्बिट रहेगा वो क्या कहलाएगा, हाई अर्थ ऑर्बिट, बहुत ऊपर है वो। फिर आता है, और उसमें कौन कौन से सैटेलाइट होते हैं बता दूं, तो उसमें होते हैं आपके टेलीफोन वाले जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो इंटरनेट वाले होते हैं, रेडियो टेलीविजन वाले होते हैं, ये सब वाले जो सैटेलाइट है ना, वो आपका इसमें आ जाता है, जो कि हाई अर्थ ऑर्बिट, मतलब उतने हाइट पे ये सब वाले सैटेलाइट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट, तो मीडियम वाला जो अर्थ के थोड़े मीडियम लेवल पे है, तो कितने मीडियम पे, लगभग 2000 किलोमीटर से लेके 35,780 किलोमीटर के बीच में अगर उसका डिस्टेंस है हमारे पृथ्वी के अर्थ सरफेस से, अगर वो हाइट जा रहा है उसका, तो लगभग 2000 किलोमीटर से लेके 35,000, जो सबसे टॉप वाला था उसके बीच में अगर कहीं आ रहा है, तो वो जो ऑर्बिट रहेगा किसका, सैटेलाइट का, वो क्या कहलाएगा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और जिसमें कौन सा सैटेलाइट होते हैं, खासकर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो होता है, जीपीएस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके सैटेलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। और जो तीसरा है जो अर्थ के काफी नजदीक होता है, लगभग 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के अंदर ही रहेगा, हमारे पृथ्वी से लगभग 180 किलोमीटर से स्टार्ट होगा और 2000 किलोमीटर के अंदर रहेगा, मतलब काफी नजदीक है, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट होते हैं इसको लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट बोला जाता है। और इसमें कौन से आ जाते हैं, जैसे कि हबल टेलीस्कोप, आपको पता है एक टेलीस्कोप है जिससे नजर रखी जाती है अलग अलग स्टार्स एंड अलग अलग चीजों के ऊपर, ठीक है। तो हबल टेलीस्कोप हो गया, इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, ठीक है। तो ये सभी जो है वो इतने हाइट पे प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रख लो, खासकर इनके जो किलोमीटर से जो नंबर से, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है, समझ में आ गया। यहां तक बच्चे लोग आगे बढ़ जाए, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं क्या है हमारा अगला टॉपिक, जो कि है दोस्तों एसएलवी। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये होता है हमारा रॉकेट, ठीक है, जिसमें आपका सैटेलाइट जाता है। तो रॉकेट में सैटेलाइट होता है, यहां पे ये दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट होता है ना, इसमें आपका सैटेलाइट होता है, और ये आपका एक कोन जैसा शेप होता है, ताकि वो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ जाए। एरोप्लेन का भी कोन जैसा शेप होता है ना, इसीलिए वो होता है वो। बाकी ये सब उसके स्टेजेस होते हैं, फोर्थ स्टेज, थर्ड स्टेज, सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज, फिर नीचे आपका इंजन होता है। तो ये आपका एक नॉर्मल सा क्या मैंने ड्रॉ किया है, एक रॉकेट ड्रॉ किया है, जो कि थोड़ा डायग्राम खराब है, आप देख पा रहे हो, लेकिन फिर भी मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि ये जो सैटेलाइट होता है, जैसे मैंने बोला था कि ये सैटेलाइट खुद से ऊपर नहीं जाता, उसको भेजने के लिए लगता है एक लॉन्च व्हीकल, जो उस सैटेलाइट को ऊपर पकड़ता है, ठीक है, उसको लॉन्च किया जाता है यहां पे, मतलब रखा जाता है, और यहां से आपका इग्निशन निकलता है, न्यूटन थर्ड लॉ लगता है, 9th में पढ़ा है न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पे इंजन है, इसमें फ्यूल डाला जाता है, फ्यूल जलता है, इतनी तेजी से जलता है कि वो नीचे से आपका भेजेगा, क्या बोलते हैं उसको, थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, और ये थ्रस्ट की वजह से ये रॉकेट लिफ्ट होगा, यानी कि ये जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, एसएलवी जिसको बोलते हैं, ये जो हिस्सा है ये आपका लिफ्ट होगा ऊपर की तरफ से, और इतना स्पीड से लिफ्ट होगा कि वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, आसमान को चीरते हुए स्पेस में पहुंच जाएगा, और जहां उसको भेजना रहेगा उसमें कोऑर्डिनेट्स लगे होंगे जीपीएस के थ्रू, वो उसको पहुंचा देगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एसएलवी कहा जाता है इसको, शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, एसएलवी कहा जाता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो हमारे इंडिया में अगर मैं बात करूं, एक लॉन्च व्हीकल जो कॉमन है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, जो कि है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी नाम है इसका, पीएसएलवी पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो हमारे इंडिया में यूज किया जाता है। और ये जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है ये बहुत कॉस्टली होता है, सैटेलाइट बनाने का तो कॉस्ट आता ही है, इसको बनाने के लिए तो खर्चा बहुत आता है, लेकिन ये जो लॉन्च व्हीकल है ये बनाने का भी बहुत खर्चा आता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ध्यान से इसके स्ट्रक्चर को, तो जैसे मैंने बोला कि ये जो मेरा क्या है, सैटेलाइट है, इसमें इंजन लगा है, सबसे नीचे आप देखोगे इंजन है, जिसमें लगाया जाता है सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल्स हो सकते हैं अलग अलग सॉलिड फॉर्म में फ्यूल्स। तो जब ये जलता है, इसको इग्नाइट किया जाता है, तो ये जलता है तो नीचे से क्या भेजता है, आग, थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, नीचे से बहुत ज्यादा आग निकलेगा,
ठीक है, और इतना फोर्स प्रोड्यूस करेगा कि इसको लिफ्ट करेगा, इसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ इसको लिफ्ट करेगा। तो जब ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होएगा तो एक पर्टिकुलर हाइट के पास जाने के बाद जब ये इंजन का जो भी सॉलिड फ्यूल है वो जब खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि यार इंजन का फ्यूल है तो फ्यूल तो जलता है ना, पेट्रोल बार बार भराना पड़ता है ना गाड़ी में, तो उसी प्रकार ये फ्यूल जब जल गया, एक हाइट के बाद जाने के बाद ये फ्यूल जल गया, तो यहां से वो क्या करता है, इंजन जो है वो डिटैच कर देता है, मतलब इंजन को वहीं से तोड़ के निकाल देता है, डिटैचमेंट हो जाता है, और वो इंजन या फिर वो जो पार्ट है वो कहीं पे जाके गिर जाता है। खासकर ऐसे जगह पे गिराते हैं जानबूझ के कोऑर्डिनेट्स डाल के, जहां पे खाली जमीन हो या फिर कोई समुद्र वगैरह हो, नदी वगैरह हो। नदी मतलब नदी तो वेस्ट हो जाती है, नदी में नहीं गिराएंगे, समुद्र में ही गिराया जाता है ज्यादातर देखा जाए तो ये डिटैच हो जाता है। फिर थोड़ा हाइट पे जाएगा, क्योंकि अब इसके पास फ्यूल खत्म हो गया, तो यार इसके पास एनर्जी है ना, वो कैसे लेके जाएगा, मतलब क्योंकि यार ऊपर लेके जाने के लिए कंटिन्यूस उसको थ्रस्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है, तभी तो ऊपर जाते रहेगा, नहीं तो पता चला यहां से आग निकला फिर पेट्रोल खत्म करके गिर गया तो यार ऐसा तो चलेगा नहीं ना, तो यार उसके लिए कंटिन्यूस उसको थ्रस्ट मिलना चाहिए, कंटिन्यूस उसको मिलना चाहिए ना फोर्स, तो वो फोर्स कौन दे रहा है, अलग अलग स्टेजेस। तो इसी के लिए जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं, और इसलिए भी होते हैं कि इनका वेट जो है वो धीरे धीरे कम होते जाए, क्योंकि पहला स्टेज निकल गया एक हाइट के बाद जाने के बाद, फिर दूसरे हाइट, थोड़े हाइट के बाद दूसरा स्टेज निकल गया, तीसरा स्टेज निकल गया, और ऐसे करते करते वो उसको स्पेस के बाहर पहुंचा देता है, पृथ्वी के बाहर पहुंचा देता है, और लास्ट में सिर्फ रह जाता है ऊपर का पार्ट, जो कि होता है ये वाला पार्ट, जिसमें सिर्फ सैटेलाइट बच जाता है, जो कि बहुत हल्का हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि वेट भी बहुत बड़ा फैक्टर है, और जितना हल्का होते जाएगा उतना ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा। तो होता यह है कि जैसे इंजन डिटैच हुआ थोड़े हाइट पे जाने के बाद, फिर फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल रखा गया था, फिर से वो फर्स्ट स्टेज में इग्निशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और फिर उसको ऊपर लेके जाएगा वो उसको। तो जैसे ऊपर लेके जा ही रहा था तब तक पता चला फर्स्ट स्टेज का फ्यूल खत्म हो गया, तो ये जो डब्बा है, फर्स्ट स्टेज का जो डब्बा है वो अपने आप डिटैच हो जाएगा, निकल के गिर जाएगा। फिर ये सेकंड स्टेज के अंदर जो लिक्विड फ्यूल है उसमें आग लग जाएगी, मतलब थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा। अब ये इसको ऊपर लेके जा रहा है, फिर जब खत्म होने वाला रहेगा तो ये अलग हो गया, फिर ये थर्ड स्टेज लेके जाएगा सॉलिड फ्यूल के थ्रू, फिर फोर्थ स्टेज, ऐसे करते 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 डिटैच होते जाएगा बाकी का पार्ट में, जब फ्यूल खत्म होते जा रहे हैं वो अलग होते जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस प्रकार से उसमें फ्यूल रखा जाएगा, इस प्रकार से उसमें मेजरमेंट की जाएगी कि लास्ट में जहां तक उसको पहुंचाना था वहां तक का फ्यूल उसके पास बचा रहेगा और उसको वो लेके जाएगा। ठीक सेम हुआ था हमारा जो मिशन मंगल मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें बताया पूरा अच्छी तरीके से किस प्रकार कम फ्यूल में भी विद द हेल्प ऑफ द पावर ऑफ द विंड, सोलर विंड जो होता है, वहां पे स्पेस में भी हवाएं चलती है ना, सोलर विंड, ठीक है, तो वहां पे उसके हेल्प से, सोलर स्टॉर्म के हेल्प से वो सैटेलाइट जहां पहुंचना चाहिए था वहां पहुंच गया सही समय में, और बहुत जल्दी पहुंच गया। करेक्ट है, क्लियर है दोस्तों। तो ये सभी चीज हो रहा था। अब ये जो SLV है, जैसे मैंने, बहुत कॉस्टली होता है और इसको सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था। मैं था क्यों बोल रहा, क्योंकि एक समय था इसको बनाने में बहुत खर्चा आता था, और एक बार जब ये उड़ के चला गया सैटेलाइट जहां पे पहुंचना था पहुंच गया, लेकिन बाकी का जो पार्ट था वो वेस्ट हो जाता था, क्योंकि वो गिर के नीचे नष्ट हो जाता था। लेकिन आज के डेट में देयर आर सो मेनी कंपनीज एंड देयर आर सो मेनी एजेंसीज जो यूज कर रहे हैं ऐसे स्पेसक्राफ्ट को, वो ऐसे स्पेस शटल्स को बना रहे हैं जो रिटर्न आ जाता है अर्थ के ऊपर, बट उसका फ्यूल टैंक नहीं आता, लेकिन तो फ्यूल टैंक तो बना ही लेंगे ना वापस, लेकिन ज्यादातर जो चीजें वापस आ पाती है। मैंने एक इसका एग्जांपल दिया था रिसेंट में, इलॉन मस्क साहब जो इनकी एक कंपनी है, क्या नाम है बताओ, स्पेसएक्स, ठीक है, स्पेसएक्स करके कंपनी है, उनका काम वही है कि ऐसा लॉन्च व्हीकल बनाना, ऐसा रॉकेट बनाना जो सैटेलाइट्स को लेके जाएगा, सैटेलाइट जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा देगा, और ये जो रॉकेट होगा ना ये वापस से घूम के आके जहां से लॉन्च हुआ था या फिर जहां पे उसको लाना है वहां पे आके वापस से वो खड़ा हो जाएगा। एंड दैट इज द पावर ऑफ साइंस। ये तो है, सोचो कितना एडवांस जमाना हो गया। तो सोचो ऐसा करके स्पेसएक्स से इलॉन मस्क ने कितना पैसा कमाया। इलॉन मस्क क्या लगता है आपको, ऐसे थोड़ी नंबर 1 पोजीशन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। टेस्ला कंपनी है, स्पेसएक्स है, ठीक है, फिर वो क्या बोलते हैं माइंड वाला कौन सा कंपनी है जो इसमें वो चिप लगाने वाला है, इंसानों के यहाँ पे चिप लगाएगा, ठीक है, इंसान नहीं पागल है वो चिप लगाएगा रोबोट बना देगा, समझ लो। तो इस प्रकार की चीजें चल रही है दुनिया में, आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों। तो पता रखो ये सब चीज का, सिर्फ किताबी भाषा नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखो मैं तो आपको ज्यादातर तो वही पढ़ाऊंगा जो बुक में है, क्योंकि यार आपको वही याद करके वही लिखना है एग्जाम में, लेकिन इसके अलावा देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पढ़ा करो, बुक्स पढ़ा करो, रीड किया करो, इंटरनेट का इस्तेमाल किया करो, ये मैं आपको बोलता हूं, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना दोस्तों। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हो सकता है ये हमारा एक सेकंड लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है स्पेस मिशन अवे फ्रॉम द अर्थ। हमारा जो पृथ्वी है, अगर मैं इसकी बात करूं अगर पृथ्वी की, ठीक है, तो अगर आप ध्यान दोगे तो हमारा पृथ्वी के बाहर सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया जाता है, स्पेस में लॉन्च किया जाता है। लेकिन उसको लॉन्च करने के लिए जब पृथ्वी के अवे में स्पेस को लॉन्च किया जाता है तो क्या लगता है दोस्तों, एक ऐसी स्पीड लगती है कि ये रॉकेट जो है, यानी कि जो मेरा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, वो सैटेलाइट को लेके अर्थ के बाहर चले जाए। क्योंकि अगर उसको उतनी स्पीड नहीं मिलेगी तो वो तो वापस से पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, उसके वजह से वो नीचे आ जाएगा फिर से। क्योंकि देखो अगर देखा जाए तो दुनिया में कोई भी चीज ऐसा अपने हाथ से उठा के फेंको
कितना भी ताकत लगा के फेंको, कोई मशीन से गोली वोली मार के देखो, घूम फिर के रिटर्न ही आ जाएगा नीचे, क्योंकि उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। पृथ्वी के पास क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके लिए वो नीचे आ जाता है। लेकिन एक चीज आपने सोचा है कि यार ये जो सैटेलाइट्स है, जब वो पीएसएलवी उसको लॉन्च करता है तो उसको बाहर लेके जाता है, वो वापस से क्यों नहीं गिर जाता है नीचे? उस मतलब पृथ्वी के पास इतनी ताकत है वो कि खींच लेता है हर चीज को, नीचे आ जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन। तो वो नीचे क्यों नहीं आता है? तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि उसकी स्पीड इतनी होती है, उस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की स्पीड इतनी होती है, उसकी वेलोसिटी इतनी होती है कि वो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो पुल है, जो लेयर है, उसको पार करके चला जाता है। और उस स्पीड को ही, उस वेलोसिटी को ही कहा जाता है दोस्तों एस्केप वेलोसिटी। ये शायद आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा, एस्केप वेलोसिटी। 9th में पढ़ा है एस्केप वेलोसिटी, पढ़ा होगा 9th में एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी एक ऐसा वेलोसिटी है जो इतनी स्पीड रखता है कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को भी पार करके चला जाए आगे, कि कोई ऑब्जेक्ट को इस प्रकार इतनी स्पीड से फेंका जाए कि वो रिटर्न लौट के वापस ना आ पाए, वो बस चलता चला जाए। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। लेकिन उसका वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का कोई मेथड तो होगा। तो एक फॉर्मूला है जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 gm अपॉन r। दिस इज द फॉर्मूला, ऑलरेडी आपने पढ़ा है ये 9th में, एस्केप वेलोसिटी। तो अंडर रूट ऑफ 2 gm, g का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m का मतलब मास ऑफ अर्थ, r का मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हमारे पास वैल्यू पता है हमको, हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ग्रेविटेशन चैप्टर अब देख पढ़ा आपने, पहला ही चैप्टर साइंस 1 का। तो अगर आपको पहला चैप्टर आता है तो ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। मास ऑफ अर्थ पता ही है 6 into 10⁻4 24 kg है होता है, और रेडियस ऑफ द अर्थ पता ही है 6.4 into 10⁻6 मीटर। तो इसमें हम वैल्यूज डाल देंगे। चलो फटाफट से वैल्यूज पुट ऑन करता हूं मैं। देखो अंडर रूट है 2 मल्टीप्लाई बाय जी 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू 10⁻24, करेक्ट, होल डिवाइडेड बाय कितना है रेडियस 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, ठीक है। अब यहां पे देखो सबसे पहले अंडर रूट चला गया ये, ठीक है। अभी 2 इंटू 6.67 कर दो, 10⁻11 ऊपर से 10⁻2 ये 6 जाएगा, -6 हो जाएगा, 10⁻17 हो गया। 24 में से 17 गया, कितना बचेगा? 4 + 3 7 बचेगा, 10⁻7 बचेगा। मतलब 2 इंटू 6.67 इंटू 10⁻7 बचेगा। करेक्ट है? करेक्ट है कि नहीं? बराबर ना? -6 -17 हो गया, -17 3 4 7 बराबर 10⁻7 बचेगा। और हाँ एक और चीज तो बचेगा यार, ये 2 मल्टीप्लाई बाय ये 6 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 हो गया। 12 इंटू 6.7, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 हो गया, ये 6.67 वैसे का वैसे ही, ये 10⁻11 10⁻24 और ये 10⁻6 मिला के कितने हो गए? 10⁻7 हो गए, और नीचे 6.4। अब बस डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो पूरा सॉल्व कर लोगे इसको अच्छी तरीके से, तो आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है लगभग 11.18, ठीक है, 11.18 आ रहा है इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ रहा है किसका? एस्केप वेलोसिटी का, जो कि माना जाता है लगभग अप्रोक्सीमेट, अगर फिगर हम बनाने की कोशिश करें तो हम बोल सकते हैं 11.2। तो हम लोग मानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो लगभग होता है 11.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस प्रकार से होती है। मतलब इतनी स्पीड चाहिए होती है, एक सेकंड में 11.2 मीटर चला जाए, एक सेकंड में 11.2 मीटर की स्पीड से अगर वो जा रहा है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ना, सॉरी माफ करना मैंने गलती से मीटर लिख दिया, ठीक है, वही सोचू 1 मीटर तो इतना सही होता है। तो 11.2 किलोमीटर, समझ पा रहे हो कितना होता है 11 किलोमीटर? जैसे हमारे इधर से तो मतलब मैं एक कॉलेज में पढ़ता था, वहां से 11-12 किलोमीटर दूर था, मतलब मैं 1 सेकंड में वो कॉलेज पहुंच गया। तो इतनी स्पीड है ना, वो इतनी स्पीड है, 1 सेकंड में 11 साढ़े 11 किलोमीटर 11.2 किलोमीटर पहुंच गया। तो उतनी स्पीड होनी चाहिए उस एयरक्राफ्ट की, उस पीएसएलवी की, यानी कि लॉन्च व्हीकल की, तब जाके वो उतनी स्पीड से वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको पार करके जहां पे उसको भेजना है सैटेलाइट को, वो भेज पाएगा। करेक्ट है? समझ में आया दोस्तों क्या होता है एस्केप वेलोसिटी? उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। एक आखिरी टॉपिक है जो कि है मिशंस। अब मिशंस बहुत सारे होते हैं, जैसे एक था मून मिशन, जिसमें मून पे सैटेलाइट को भेजा जाएगा या फिर इंसान को भेजा जाएगा, जिसके वजह से हमको पता चलेगा कि मून पे पानी है। सब पता चला है ना, मून पे पानी है, मून क्या काम करता है हमारे अर्थ के लिए, मून में रह सकते हैं कि नहीं, मून में ग्रेविटी कितना, आपने देखा है ना, मून पे जाने के बाद, चांद पे जाने के बाद लोग थोड़े उछलते हैं क्योंकि ग्रेविटी थोड़ी कम है पृथ्वी से। तो मून मिशन के बारे में पता चलता है। मार्स मिशन, इंसानों ने सैटेलाइट्स बनाया, लॉन्च व्हीकल्स बनाया, भेजा मार्स पे, उससे पता चला कि मार्स में जो सॉइल है वो रेड कलर की है, उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, साथ में पानी भी प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? तो ये सभी चीज हमें कैसे पता चल रही है? जिंदगी जीने लायक है, मतलब इंसान के लिए अच्छा हो सकता है आफ्टर द अर्थ, अगर हम रहना शुरू करें तो यार ये सब चीज कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ द मार्स मिशन। उसके अलावा अदर प्लैनेट, जो भी अलग अलग प्लैनेट्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, इस पे ये होता है, नेपच्यून है, एक टाइम पे प्लूटो था, ये सभी चीजें, मर्क्यूरी के बारे में हो गया, वीनस हो गया। तो ये सब चीजें के बारे में कैसे पता चलता है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिशंस जो
स्पेस एजेंसीज परफॉर्म करती है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से। समझ में आ गया? क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलो इसी के साथ ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक्स जो होता है कंप्लीट। मैंने एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ज्यादा डीप नॉलेज के लिए आप एक बार और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो और अपने सिलेबस को एक बार और देख सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा एंटायर साइंस 1 भी होता है कंप्लीट और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा सिलेबस ऑफ साइंस एंड मैथ्स होता है कंप्लीट। बाकी दूसरी बार भी पढ़ा के हो गया, पहली बार भी पढ़ा के हो गया, मतलब हमारे चैनल पे आप देखोगे तो हर चीज आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस तो पहले से ही है, साथ ही में आपके साइंस 1 साइंस 2 दो बार पढ़ा के है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 भी दो बार पढ़ा के है। पूरा सब चीज है, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, मराठी ग्रामर भी प्रेजेंट है, सब चीज मिल जाएगा। बस अब मन लगा के पढ़ाई करते रहो आप लोग अच्छी तरीके से। इसी के साथ वीडियो एंड करता हूं। अब सीधा आपके साथ मुलाकात होगी रिवीजन वीडियोस में, लाइव लेक्चर्स में, तो बस इंतजार कर लेना, जल्दी लॉन्च करूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है, एक्सप्लेनेशन पसंद आया, बाकी हर चीज अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अच्छा अच्छा कमेंट कर सकते हो, हमें सजेशंस दे सकते हो अगर आपको कुछ देना है। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे भी आप जाओ, देखो कि कैसा एप्लीकेशन बना हुआ है। ठीक है, और अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, वीडियो को शेयर जरूर से करना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।